हेलो बच्चों, आज मैं 9th के फिजिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इसको हम बोलते हैं बल तथा गति के नियम। तो बेसिकली जब भी हम देखो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं तो जो मोशन होता है, ठीक है, मोशन कैसे होता है कि कोई भी चीज़ अगर मान लो रेस्ट में है तो मोशन में कैसे आएगी, और मोशन में तो वो क्या है स्टेट, ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट में कैसे आएगी, ये सारा हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है, मोशन के जो लॉज है, जब भी मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन कर रहा है तो वो क्या करता है, हमेशा उसके क्या है कुछ लॉज होते हैं जो वो फॉलो कर रहा होता है। तो ये सारे लॉज जो दिए थे वो साइंटिस्ट किसने दिया था, आपके आइजैक न्यूटन ने दिया था। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे फोर्स, तो फोर्स के बारे में अगर बोले तो फोर्स क्या होता है, बेसिकली पुश और पुल। मतलब किसी चीज़ में अगर आप धक्का दे रहे हो या उसको खींच रहे हो, ठीक है, तो उस केस में जो अगर मान लो किसी चीज़ को धक्का देना है या खींचने को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, बल बोलते हैं। पुश और पुल, सिंपल आप उसको बोल सकते हो एक्शन ऑफ पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो उसका पुश और पुल होगा उसी को क्या बोलोगे आप, फोर्स बोलोगे। तो इस चैप्टर में एक तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है, दूसरा यहाँ पे इसकी जो आपकी सिंबल, ठीक है, सिंबल मतलब कि जब भी आप फोर्स को लिखोगे तो कभी भी क्या है आप फोर्स को पूरा नहीं लिखते रहोगे कि फोर्स है, ठीक है, पूरा FORC। तो उसको लिखने के लिए क्या है, यहाँ पे सिंबल होता है शॉर्ट फॉर्म में, जिसका सिंबल क्या होता है हमेशा F। याद रखिएगा कि जो फोर्स का सिंबल होता है हमेशा F रखना है। वहीं पे सेकंड है इसका SI यूनिट, ठीक है, SI यूनिट आपको याद रखना है कि जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या रखोगे। मान लो किसी ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स लग रहा है तो वो कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है 50। अब कैसे पता चलेगा कि ये फोर्स है, मास है, क्या है, कैसे पता चलेगा आपको। तो इसके लिए क्या होता है यहाँ पे एक इसकी SI यूनिट होती है, ठीक है, SI मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और जो कि क्या होती है इसकी न्यूटन, NEWTON, ठीक है, न्यूटन होती है, शॉर्ट में लिखते हैं। तो जब भी आप इसको क्या लिखे SI यूनिट लिखोगे तो क्या लिखोगे, हमेशा न्यूटन। बट जनरली हम न्यूटन को क्या पूरा नहीं लिखते, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगेन लिखते हैं जो कि है 50 कैपिटल N से मतलब न्यूटन ऐसे। तो ये चीज, दो चीज याद रखिएगा, एक इसका क्या है सिंबल और दूसरा इसका यूनिट, ठीक है। अब बेसिकली क्या है जो फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स की क्या है, एक तो न्यूटन क्या होती है आपकी SI यूनिट, एक हमने यूनिट और पढ़ा था यहाँ पे लास्ट चैप्टर में, वो पढ़ा था हमने CGS यूनिट, ठीक है, CGS यूनिट। तो CGS मतलब होता है यहाँ पे C4 यहाँ पे कि जब आप क्या है लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को किस में काउंट करोगे, सेकंड में काउंट करते हो, तो उस केस में जो यूनिट आती है वो आपकी यूनिट होती है, कौन सी यूनिट आती है, CGS यूनिट, ठीक है। तो याद रखिएगा जो फोर्स होता है उसकी जो CGS यूनिट होती है वो कितनी होती है 50, और उसके इसमें न्यूटन नहीं यूज करते, ठीक है, उसके लिए एक यूनिट होती है डाइन, वर्ड ये, ठीक है, हम यहाँ पे पूरा वर्ड लिखते हैं DYNE, डाइन। तो यहाँ पे फोर्स की दो यूनिट याद रखना, एक SI यूनिट जो कि न्यूटन होती है और एक CGS यूनिट जो कि क्या होती है आपकी डाइन होती है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे जो फोर्स है, अगर फोर्स की बात करें तो ये जो कंसेप्ट है फोर्स का, ये किसने दिया था। तो वहीं पे अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स के जो कंसेप्ट हैं वो पहले से ही क्या है बहुत सारे साइंटिस्ट ने वहाँ पे दे रखे थे। तो जिसमें हमारे क्या है, सबसे पहले अगर साइंटिस्ट की बात करें तो उसमें एक आते हैं अरस्तु नाम के साइंटिस्ट, और फिर जो मेन यहाँ पे साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंटल जिन्होंने क्या है वेरीफाई किया था और वहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके वहाँ पे कुछ नियम दिए थे जिनको हम बोलते हैं गैलीलियो गैलीली। क्या बोलते हैं, गैलीलियो गैलीली। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या है थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में वहाँ पे क्या है बहुत मोशन मतलब मैकेनिक्स, जनरली क्या है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच ऑफ जो साइंस है इसको बोलते हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के कुछ लॉज है जो उन्होंने क्या है दिए थे। बट जब हमारे क्या है लेटर ऑन क्या है हमारे आइजैक न्यूटन जो साइंटिस्ट थे वो जैसे आते हैं तो उन्होंने क्या किया, इनके जो लॉज थे उनको क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद उसको थोड़ा सा रिलेट कर दिया और उसको क्या दे दिया, उन्होंने क्या दे दिया, अपने लॉज दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आइजैक न्यूटन की बात करें तो आइजैक न्यूटन ने देखो यहाँ पे जितने भी आपकी मैकेनिक्स हैं, ठीक है, मैकेनिक्स के जो आपके दाता होते हैं उनको हम किनको मानते हैं, आइजैक न्यूटन को मानते हैं। बट आप एक भी देखोगे कि जो आइजैक न्यूटन है उन्होंने जितनी भी मैकेनिक्स के लॉज दिए, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले दिए और बहुत सारे कंसेप्ट उन्होंने क्या है एक्सप्लेन किया, बट उनको भी क्या है गलत ठहराने के लिए हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे क्या है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या है आपके साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर बोला कि आपके जो आइजैक न्यूटन के जितने भी लॉज हैं वो भी क्या है एक तरह से यूजलेस है। अगर आप क्या है थोड़ा सा अगर किस लेवल पे चले जाते हो, अगर स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में अगर बात करते हो तो स्पीड ऑफ लाइट में जो न्यूटन के लॉज हैं वो सारे क्या होते हैं वहाँ पे फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे आइंस्टाइन ने जो आपकी इससे, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से जब किसी चीज़ को रिलेट करके जब थ्योरी दी थी उस थ्योरी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या बोलते हैं उसको हम, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो बेसिकली क्या होता है कि जब ठीक है न्यूटन ने जब लॉज दिए रिलेटिविटी, ठीक है, ये होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट से अगर कोई चीज़ मूव करने लग जाए, मान लो जैसे आप कोई कार जा रही है, ठीक है, कार में अगर आप सिंपल क्या है न्यूटन के लॉज लगाओगे तो आराम से वहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। बट वहीं पे अगर मान लो अगर उसी कार को अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना स्टार्ट कर दो तो वहाँ पे क्या है सारे न्यूटन के लॉज वहाँ पे
फेल हो जाते हैं, ठीक है। और वो वहाँ पे फिर क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का क्या है वहाँ पे कंसेप्ट यूज होता है जो कि क्या देता है यहाँ पे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने पढ़ रखा होगा, E = mc², ये एक एनर्जी मास रिलेशन है जो कि देता है कि किसी अगर ऑब्जेक्ट को, अगर आप मान लो सी आपको बताया था यहाँ पे कि सी स्पीड ऑफ लाइट होती है जो कि कांस्टेंट होती है। अगर इतनी स्पीड से आप मूव कराना चाहोगे तो आपको क्या है, एक पर्टिकुलर मास को इतनी एनर्जी वहाँ पे आपको देना पड़ेगा, तभी वो क्या करेगा, वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है। तो यहाँ पे ठीक है, तो जनरली क्या है, अभी क्या है जो हमारे 9th क्लास में हम क्या है अभी न्यूटन के लॉज पढ़ते हैं, बट आप क्या देखते हो कि जो न्यूटन के लॉज है वो कहीं ना कहीं क्या है थोड़ा सा यूजलेस हो जाते हैं जब हम क्या है स्पीड ऑफ लाइट की, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ लाइट की तरफ से मतलब स्पीड से मूव करता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ फोर्सेस, ठीक है, जो बल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे 8th क्लास में पढ़ रखा है यहाँ पे कि जो हमारे पास फोर्स होते हैं, फोर्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा इनको भी रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक होते हैं जो कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कि जब आप किसी चीज़ में कॉन्टैक्ट मतलब उसको टच करोगे और जब फोर्स लगाओगे तब उसे उस टाइप में जो फोर्स लगेगा उसे आप क्या बोलोगे, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि वो टच में जब फोर्स लगता है। तो इसके भी अलग टाइप होते हैं, जैसे आपका मस्कुलर फोर्स हो गया, जो हमारी मसल्स होती हैं हमारी, ठीक है, मांसपेशियां होती हैं, वो जो बल लगाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल मतलब जड़त्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, जड़त्व बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, कोई भी चीज़ अगर मान लो जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, हाथ है, ये दूसरा हाथ इस पर अगर मूव करना स्टार्ट करेगा तो इन दोनों के बीच में क्या लगता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कब लगता है, जब एक सरफेस क्या होता है दूसरे सरफेस पे जब मूवमेंट करता है, मोशन करता है, तो हमेशा वो क्या करेगा, दूसरा वाला सरफेस उसकी मोशन को अपोज करेगा, और वही अपोजिंग जो फोर्स होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। अगला है यहाँ स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग में जैसे आपने देखा होगा, मान लो ये स्प्रिंग है आपकी, ठीक है, स्प्रिंग को अगर आप यहाँ पे खींचते हो तो आप क्या देखते हो कि स्प्रिंग क्या करती है, एक फोर्स लगाती है, ठीक है। आप स्प्रिंग, तो अगर मान लो स्प्रिंग को आपको खींचना है तो आपको क्या है, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स वहाँ पे क्यों लगा रहे हो आप, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो क्या कर रहा है, उस स्प्रिंग को उधर नहीं जान दे रहा है, तो इसलिए आप क्या लगाते हो, वहाँ पे एक फोर्स लगाते हो। और जो इस केस में जो स्प्रिंग फोर्स लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग का फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अगला है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब ये क्या है, इनमें जरूरी नहीं है कि उनके बीच में कॉन्टैक्ट हो, ये बिना कॉन्टैक्ट मतलब उनके मतलब दोनों में टच नहीं होना चाहिए, बिना टच के भी वहाँ पे फोर्स ये एक्ट कर जाता है। इसमें भी देखो यहाँ पे क्या अलग टाइप होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब यहाँ पे होता है कि जो इलेक्ट्रॉन, देखो इसका मतलब है यहाँ पे सिंपल इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है, क्या होता है, चार्ज पार्टिकल। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा होगा 9th में चैप्टर 3 में कि कोई भी एटम होता है, चैप्टर 4 में कि कोई भी एटम है, एटम के अंदर क्या होते हैं यहाँ पे, बेसिकली एक एटम के अंदर क्या होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके चारों तरफ यहाँ पे रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे 3 फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जिसमें अगर चार्ज की बात करें तो न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो जो भी चार्ज पार्टिकल है उसके बीच में जो तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आप देखेंगे कि जो वहाँ पे क्या है, दोनों सेम चार्ज है। तो सेम चार्ज है मतलब यहाँ पे सेम के बीच में क्या होता है, हमेशा रिपल्सन होता है। तो लाइक वाले जो होते हैं हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। वहीं पे अगर मान लो एक नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या है आपका प्रोटॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और प्रोटॉन दोनों क्या होंगे, हमेशा अपोजिट, ठीक है, अपोजिट चार्ज है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के क्या आएंगे, पास आएंगे। तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पे अभिकर्षण, ठीक है। तो 2 प्रकार, ठीक है, 2 प्रकार के आपके फोर्स होते हैं, एक होता है रिपल्सन और एक होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब पास आना, जैसे आपके है अर्थ है और सन है, दोनों कैसे फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे, हमेशा कैसे लगाते हैं, पास आने वाला फोर्स, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। बट वहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो घूमने लग जाता है। सेम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करता है, यहाँ पे इधर तरफ आना चाहता है प्रोटॉन की तरफ, बट ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स वो क्या है, एक रिवोल्यूशन करना स्टार्ट कर देता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या होता है, द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। 2 चार्ज पार्टिकल है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। वहीं पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि जो हमारे ब्रह्मांड में, ठीक है, यूनिवर्स में जो हेवनली बॉडीज है, जो भी मतलब बॉडीज है जिनके पास मास है या थोड़ा सा हैवी मतलब साइज उनका बड़ा है, जिनको हम देख सकते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जनरली ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो जनरली ये किस में लगता है आपका, जैसे प्लैनेट्स हो गए, अर्थ हो गया, ठीक है, अर्थ और उसके जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में फोर्स है। तो ये सारा क्या है, बड़ी, ठीक है, बड़ी जो बॉडीज होती है उनके बीच में लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगता है, हमेशा 2 हेवनली बॉडीज के बीच में लगता है। वहीं पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स मतलब जैसे 2 चुंबक होते हैं, आप देखते हैं
कि जो आपके स्पीकर के चुंबक होते हैं उनको जब आप तोड़ते हो और तोड़ने के बाद जब उनको आपस में लाते हो तो कभी कभी दूर जाते हैं और थोड़ा चेंज करो तो वो कभी कभी पास आते हैं। तो उनमें होता क्या है बेसिकली, उनमें देखते हैं कि जब वो पास आते हैं तो उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। आपने देखा होगा जैसे यहाँ पे एक बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो जैसे अगर मान लो दूसरा कोई भी मैग्नेट लेके आओगे, अगर वो नॉर्थ पोल का है, ठीक है, नॉर्थ पोल इधर है, तो वो देखोगे इस तरफ लाओगे तो क्या होगा, देखो साउथ और नॉर्थ मतलब क्या है, अनलाइक है। अनलाइक मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपका क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। वहीं पे अगर ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, तो ये क्या करता है, रिपेल करता है। तो जनरली क्या है, अगर यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बात करोगे तो जनरली क्या दिखते हैं हम, या तो रिपल्सन फोर्स होगा या फिर अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स समझ गए। मैग्नेटिक फोर्स होता है द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स या मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे क्या बोलोगे आप, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। वहीं पे अगला होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब होता है आपका सीधा यहाँ पे सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। तो सेंटर कब होता है, जब आप किसकी बात करते हो, सर्कल की। तो जब भी कोई भी सर्कुलर मोशन होती है तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर मतलब सेंट्रीफ्यूगल मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है। जैसे मान लो अर्थ है, वो सन के चारों तरफ क्या है, चक्कर लगाती है, ठीक है। तो चक्कर लगाने का मतलब क्या है कि वो एक सर्कल में या एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। तो जब भी ऑर्बिटल मोशन होगी या सर्कुलर मोशन होगी तो उस केस में क्या होगा, एक फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ उसको खींच रहा होता है और उसी वजह से क्या होता है वहाँ पे वो, ठीक है, सर्कुलर मोशन करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये चीज़। अब यहाँ पे जितने भी आपने फोर्स पढ़े हैं, ठीक है, चाहे वो तुम्हारा कॉन्टैक्ट हो चाहे नॉन कॉन्टैक्ट हो, इनका जो सिंबल होगा याद रखिएगा, सारा सिंबल कैसा रखोगे, हमेशा एफ, और यूनिट क्या रखेंगे, हमेशा एस का यूनिट वो है न्यूटन। तो कोई भी आप फोर्स ले लो, यहाँ पे कोई से उठा लो, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो चाहे सेंट्रीफ्यूगल है, ठीक है, ए टू जेड कुछ भी उठा लो, सबका सिंबल आप एफ रखोगे और उसका यूनिट क्या रखोगे, हमेशा ऐसा यूनिट न्यूटन रखोगे, ठीक है। शॉर्ट में न्यूटन को क्या लिखते हैं हम, कैपिटल एन। जैसे मैंने किसी भी फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, ठीक है, 50 का फोर्स लगाया, इसका मतलब क्या है, क्या दिखा रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया है मैंने। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संतुलित एवं असंतुलित बल। ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये चीज़ दिखाता है आपकी स्टेट ऑफ मोशन कि आपका मान लो कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो मोशन में कब आ सकता है। अगर हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, अभी वो रेस्ट में है फिर भी वो क्या है, रेस्ट में ही है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है कि वो चीज़ कहीं मूव नहीं कर रही है। जैसे मान लो क्या है, ये वॉल है, वॉल पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, धक्का दे रहा हूँ, और जब धक्का दे रहा हूँ तो इसमें देखो यहाँ पे बॉल क्या है, मूव ही नहीं कर रही। जैसे क्या चीज़ है यहाँ पे कि ये बॉल वहाँ पे मूव नहीं हो पा रही। तो इसको दिखाने के लिए हमारे पास क्या है, ये टॉपिक हमें समझना जरूरी है यहाँ पे, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। तो इसमें मैंने देखो यहाँ पे दो कंडीशन ले रखी है। एक कंडीशन यहाँ पे मान लो ये ब्लॉक है, ठीक है, बहुत बड़ा भारी ब्लॉक है, इसको मूव कराने के लिए देखो यहाँ पे क्या है, मान लो इसमें मैंने पहिए लगा दिए, ठीक है, पहिए लगा दिए, अब ये आराम से मूव कर सकता है। बट अभी ये रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है, दो लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, एक ये रहा बंदा, एक नीचे से बल लगा रहा है ऐसे और एक ऐसे लगा रहे हैं। एक यहाँ पे जो F1 है वो लगा रहा है 50 न्यूटन का फोर्स, ये लगा रहा है यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ, ठीक है। वहीं पे एक बंदा अकेले यहाँ पे क्या लगा रहा है, इधर की तरफ क्या लगा रहा है, एक 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स की अगर बात करो तो फोर्स क्या होता है, एक तुम्हारा क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या बोलता है कि अगर आप क्या है, जो मोशन है वो रिलेटिव है, ठीक है, मोशन कैसी है आपकी, रिलेटिव है, किसमें जो आपकी डायरेक्शन है वो क्या है, यहाँ पे मैटर करेगा कि आप यहाँ पे कैसे किसको डील कर रहे हो। तो वहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे एक फोर्स F1 है जो क्या है, इस ब्लॉक पे लग रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इसको F1 का वैल्यू हम ले लेंगे यहाँ पे मान लो 50 न्यूटन। वहीं पे जो आपका सेकंड फोर्स F2 है, ये वाला F2, ये कितना लग रहा है यहाँ पे 10 न्यूटन, किस डायरेक्शन में लग रहा है आपका, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो दोनों को देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे जो इसका साइन है, साइन ही चीज़ क्या दिखाता है यहाँ पे, इसका वेक्टर और स्केलर दिखाता है। तो मैंने यहाँ पे अगर साइन यहाँ पे मेंशन किया है तो इसका मतलब ये दिखा रहा है, इसका क्या दिखा रहा है, वेक्टर दिखा रहा है, मतलब डायरेक्शन दिखा रहा है। वहीं पे जब हम F3 की बात करेंगे, ठीक है, F3 फोर्स मतलब यहाँ पे इस वाले फोर्स की बात करोगे, इसको मान लो F3 को, तो इस केस में अगर देखोगे कि जो फोर्स है ये जस्ट अपोजिट लग रहा है। अगर यहाँ पे अगर आप क्या थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर थोड़ा सा नॉलेज रखते हो तो जब भी कोई भी मान लो अगर एंगल कितना है आपका, देखो एंगल थीटा, ठीक है, थीटा को एंगल को दिखाते हैं। अगर मान लो 0 डिग्री है तो उस केस में यहाँ पे हमेशा क्या है, साइन जो आता है पॉजिटिव आता है। वहीं पे अगर मान लो एंगल जो थीटा है वो कितना है, 180 डिग्री है, मतलब जस्ट अपोजिट, ठीक है, एंटी पैरेलल। 0 डिग्री मतलब होता है पैरेलल लाइंस और थीटा मतलब होता है एंटी पैरेलल, मतलब एक फोर्स ऐसे है तो उसके एंटी पैरेलल मतलब ऐसे फोर्स एक्ट कर रहा है। तो उस केस में अगर मान लो एंगल कितना होता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिया, क्यों लिया पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स F1 ऐसे लग रहा है और फोर्स F2 भी ऐसे लग रहा है। तो दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे देखो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच में थीटा एंगल कितना होता है हमेशा 0 डिग्री, याद रखिए, ठीक है, कितना एंगल होता है 0 डिग्री। तो इसलिए दोनों का साइन क्या लिया मैंने यहाँ पे प्लस लिया। वहीं पे अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है, तो इसमें केस में क्या होता है, जस्ट एंगल क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ये दोनों फोर्स ऐसे लग रहे हैं, ये फोर्स इनके उल्टा ऐसे लग रहा है, तो इसमें एंगल कितना बनता है हमेशा 180 डिग्री। और 180 डिग्री का मतलब यहाँ पे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेते हैं हमेशा, सिंपली आप याद रखो
कोई ऐसे मूव कर रहा है, अगर उसके जस्ट अपोजिट में कोई जा रहा है चीज़, तो उसका साइन क्या लोगे हमेशा माइनस। और माइनस मतलब तभी लेना जब वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आप कितना लोगे, इसका वैल्यू कितना लोगे 60 न्यूटन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक करने के लिए, ठीक है, कि वो जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, वो फोर्स यहाँ पे बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। तो उसके लिए क्या है, हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको हम, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका सम टोटल करो। ठीक है, एफ टोटल जो फोर्स है वो निकालो। अगर वो जीरो आ जाता है, ठीक है, टोटल सम कितना आ जाए, जीरो आ जाए, तो समझ जाओ कि वो तुम्हारा कैसा है, जो पूरा सिस्टम है वो कैसा अभी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब आप फोर्स लगाए जा रहे हो, इधर से लगाए जा रहे हो, बट फाइनली जो उसमें टोटल फोर्स जो है वो कितना हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो रहा है, जिसकी वजह से सिस्टम कैसा इक्विलिब्रियम में है। तो जैसे अगर ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। तो यहाँ पे हमारे देखो इस पर 3 फोर्स लग रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तीनों को क्या कर देंगे मैं प्लस कर दूंगा, टोटल मतलब प्लस। तो एक मतलब F1 प्लस में यहाँ पे F2 प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा F3 इक्वल टू, ठीक है, अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वेरीफाई करेंगे जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। F1 कितना यहाँ पे 50 प्लस में, ठीक है 10, और माइनस में कितना आएगा यहाँ पे 60। प्लस तो कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, बट इसका साइन क्या यूज करेंगे, माइनस का। तो माइनस जैसे बाहर आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा, तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो प्लस 10 और माइनस में कितना 60। पहले प्लस वाले आपके ऐड हो जाएंगे, तो 50 प्लस 10 कितना 60 हो गया, तो 60, और यहाँ पे कितना है आपका माइनस 60। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ गया, देखो जीरो आ गया। इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स है इसका, वो कितना आ गया, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, वो कितना आ रहा है, देखो जीरो आ रहा है। तो टोटल फोर्स इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा होगा आपका, अभी ऑब्जेक्ट कैसा होगा आपका रेस्ट में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है यहाँ पे, ये कैसे फोर्स है आपके, बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स मतलब उसका जो टोटल फोर्स है, ये रिजल्टेंट फोर्स है, वो कितना आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रहा है। ठीक है, ड्यू टू विच दैट ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड, सारे फोर्स कैसे हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। वहीं पे सेकंड कंडीशन में देखो यहाँ पे जो ब्लॉक है, ठीक है, ये भी रुका हुआ है, अभी इसमें पहिए लगा दिए मैंने चलने के लिए। अब मैं यहाँ पे देखो इधर से एक फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे बंदे नहीं बनाए, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह ले रहे थे। तो यहाँ पे एक फोर्स F1 है जिसका वैल्यू कितना है, यहाँ पे 60 न्यूटन फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। F2 जो आपका 50 न्यूटन इधर सेम डायरेक्शन में लग रहा है। एक यहाँ पे पहलवान आता है जो कि F3 फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और कैसे लगा रहा है यहाँ पे, इनके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। तो इस केस में भी क्या निकालोगे आप, F, ठीक है, F टोटल निकालोगे, F टोटल निकालो यहाँ पे। तो ये देखो सेम डायरेक्शन वाले हमेशा प्लस मिलोगे आप, 60 न्यूटन प्लस में 50 न्यूटन। ठीक है, वेक्टर क्या बोलता है, सेम डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन वाले क्या लोगे, हमेशा नेगेटिव। अब देखो ये थोड़ा ना बोलता है वो कि ये इसको पॉजिटिव लो या इसके नेगेटिव लो, नहीं, वो ही नहीं बोलता। वो ये बोलता है किसी एक को क्या है, मोशन को आप पॉजिटिव डिफाइन कर दो, पर्टिकुलर डिफाइन कर दो, उसके अगेंस्ट में दूसरे को देखो कि वो कैसे है, सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन। तो जरूरी यहाँ पे आपने प्लस लिया, जरूरी नहीं यहाँ पे इनको दोनों प्लस ले, आप इसको भी प्लस ले सकते हो। कैसे, इसको प्लस ले लो तो इसकी डायरेक्शन कैसे ऐसे है, तो इन दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, आपकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा देखो माइनस में, क्योंकि ये इस तरफ लग रहा है, तो कितना आएगा आपका 100 न्यूटन। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 60 प्लस 50 कितना हो गया, यहाँ पे 110, माइनस में कितना आ गया 100 न्यूटन। अब यहाँ पे ओवरऑल साइन देखो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, साइन क्या आएगा प्लस का, और यहाँ पे कितना बचा आपका 10 न्यूटन। अब यहाँ पे देखो दोनों चीजें आपकी, एक तो वैल्यू है, इसको बेसिकली यहाँ पे बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड। तो मतलब जो यहाँ पे टोटल अभी फोर्स है वो जीरो नहीं हुआ, ठीक है, उसकी कुछ वैल्यू है जो कि कितनी है 10 है, और प्लस में यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस साइन है, ठीक है, साथ में प्लस साइन है। तो ये प्लस साइन क्या दिखाता है, यहाँ पे आपका डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर। तो ये दिखा रहा है कि जो आपका यहाँ पे प्लस साइन थे, प्लस मतलब हमें डायरेक्शन कौन सी ली थी, प्लस वाली, इस डायरेक्शन में ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये बोल रहा है कि अभी इसमें क्या है, जो टोटल फोर्स है वो जीरो नहीं हुआ, इसमें अभी क्या है 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और किस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो आपका ब्लॉक है वो क्या करने लग जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या करने लग जाएगा, वो मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, और इस केस में जो फोर्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि यहाँ पे टोटल रिजल्टेंट फोर्स अभी क्या है, यहाँ पे जीरो नहीं हुआ, सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम मतलब वहाँ पे कोई भी ठीक है रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो अभी मूव करेगा, और किस डायरेक्शन मूव करेगा, जिस डायरेक्शन के फोर्स क्या है आपके क्या करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, डोमिनेट करेंगे। तो इस बार दोनों फोर्स क्या है मिलकर डोमिनेट कर रहे हैं इसके ऊपर, तो ये क्या है, ब्लॉक इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये था आपका, ठीक है, टॉपिक क्या था आपका, बैलेंस और अनबैलेंस। इसे समझ गया, बैलेंस मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, जो जैसा ऑब्जेक्ट जैसा है वैसे ही रहेगा। मान लो कोई बाइक मूव कर रही है, आपने क्या किया है, एक आगे से फोर्स लगा रहे हो, और एक क्या है, मान लो स्केटिंग में आ रहे हो, एक आगे से फोर्स कम कर रहा है उसका बाइक की स्पीड को, और एक पीछे से धक्का दे रहा है। आप देखो दोनों का फोर्स मान लो बराबर, आगे वाले का पीछे वाले का, तो बाइक जैसे जा रही थी वैसे ही जाती रहेगी। क्यों, क्योंकि उस केस में जो फोर्स लग रहा है उस पर रिजल्टेंट फोर्स वो भी कैसा है,
कैसा है वहाँ पे, बैलेंस्ड है। तो बैलेंस मतलब जो ऐसी ऑब्जेक्ट जो पहले था वैसे ही वो क्या है, मूव करता है, या रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मूव है तो मूव करता रहेगा, मतलब मोशन में तो मोशन करता रहेगा। अगर आपको क्या है उसकी स्टेटस ऑफ क्या है, पोजीशन को चेंज करना है, तो आपको क्या है हमेशा उसमें क्या लगाना पड़ेगा, एक अनबैलेंस फोर्स, मतलब असंतुलित बल उसमें लगाना पड़ेगा, तभी वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे पास है वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ, इसको पढ़ने से पहले क्या है हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। वो है यहाँ पे एनर्सिया, ठीक है, एनर्सिया के बारे में। एनर्सिया को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व, क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। तो जड़त्व बेसिकली क्या है कि देखो ये क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की या कोई भी वस्तु की एक टेंडेंसी है, ठीक है, उसकी मतलब आदत है, जो क्या है अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, ठीक है, विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहना चाहेगा, मोशन में तो मोशन में, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहा है तो वो हमेशा वो उस डायरेक्शन में ही मूव करता रहेगा। जैसे मान लो डायरेक्शन की बात करो, जैसे पृथ्वी है, अर्थ है, अगर आप अर्थ को देखो तो अर्थ क्या है यहाँ पे ऐसे सन के चारों तरफ क्या है, रोटेट कर रही है, ठीक है। बट आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, अगर उसकी डायरेक्शन को आप चेंज करना है तो आप क्या करना पड़ेगा, उसमें एक फोर्स आपको, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स आपको उसमें लगाना पड़ेगा, तभी उसकी डायरेक्शन को आप चेंज कर पाओगे। तो ये जो जड़त्व होता है, ठीक है, इनर्शिया होता है, ये क्या बोलता है यहाँ पे कि कोई भी अगर चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, डायरेक्शन में तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करना चाहेगी, और वो तब तक ऐसे करता रहेगी, ठीक है, करती रहेगी जब तक क्या है उसमें कोई भी आप एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे, ठीक है, क्या लगाओगे, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। देखो यहाँ पे बात आ गई ना, अनबैलेंस फोर्स मतलब असंतुलित बल की। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको। तो इनर्शिया मतलब यहाँ पे देखो, इनर्शिया मतलब सिंपल टेंडेंसी, अभी एक्सटर्नल फोर्स इसमें बात करेंगे। तो इनर्शिया मतलब यहाँ पे सिंपल क्या है कि आप इसके 3 टाइप होते हैं यहाँ पे। एनर्जी ऑफ रेस्ट, इसमें क्या होता है कि ये इसकी मतलब किसी भी वस्तु या चीज़ की आदत है कि वो अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगी, ठीक है, अगर उसमें मोशन में लाना है तो उसको क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाना पड़ेगा। वहीं पे एनर्जी ऑफ मोशन मतलब क्या है वहाँ पे कि जब भी आप क्या कोई भी चीज़ मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, अगर उसको रेस्ट में लाना है तो उसमें कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। वहीं पे डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में भी सेम यहाँ पे ऐसे होता है। तो यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो कैसे पूछता है यहाँ पे, कि वो पूछ लेगा बताओ एनर्जी ऑफ रेस्ट का एग्जांपल क्या है, या आप सिंपल एक एग्जांपल दे देगा और बोलेगा बताओ ये किससे रिलेटेड है, एनर्जी ऑफ रेस्ट है या एनर्जी ऑफ मोशन है या एनर्जी ऑफ डायरेक्शन है। तो आपको याद रखना, देखो यहाँ पे आपको सिचुएशन को थोड़ा देखना है, हैंडल करना है। अगर कोई भी चीज़ रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है तो समझ जाना, अगर उसको आपने क्या किया, कुछ फोर्स लगा के मोशन में लाना चाहा तो उसका मतलब वो किसका एग्जाम्पल है, आपका एनर्जी ऑफ रेस्ट का है। जैसे कोई पत्तियां होती हैं, पत्तियां, डाल की पत्तियां जो सूखी होती हैं, जैसे उनको हिलाते हो आप, तो हिलाने से क्या होता है, जो पत्तियां होती है नीचे गिर जाती हैं, तो वो किसका एग्जांपल है, आपका एनर्जी ऑफ रेस्ट का। कैसे, क्योंकि जो डाल थी और जो पत्तियां थी वो दोनों कैसे थी, अभी रेस्ट में थी, ठीक है, रुकी हुई थी। जैसे हमने उसमें फोर्स लगाया तो जो डाल थी वो तो मोशन में आ गई, और जो अभी जो पत्तियां हैं वो क्या करना चाहेंगे, अभी रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, जिसकी वजह से वो क्या है, डाल से अलग हो जाती है। नॉर्मल एग्जांपल ये भी है, जैसे आप कपड़े ऐसे, ठीक है, ऐसे फटकारते हो तो देखते हो कि जो उसके अंदर जो पानी होता है वो क्या है, वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में बाहर आ जाता है, और वहीं पे क्या है पूरा वो तौलिया थोड़ा सा सूख भी जाता है। क्यों, क्योंकि तौलिया और जो पानी था वो दोनों कैसे था, अभी रेस्ट में था। जैसे ही आपने उसमें क्या है फोर्स लगाया, ठीक है, उसको थोड़ा वैसे किया, फटकारा, तो उसके इसमें क्या पानी बाहर चला गया, ठीक है, बाहर अभी रेस्ट में रहना चाहेगा और तौलिया मोशन में आ गया। वहीं पे सेकंड टाइप इसका क्या है, एनर्जी ऑफ मोशन। इसमें क्या होता है कि कोई चीज़ मोशन में अगर उसको क्या लाओगे, आप रेस्ट में लाओगे तो एकदम क्या उसमें इफेक्ट होगा। जैसे कोई भी मान लो आप बाइक में बैठे हो, ठीक है, बाइक में बैठे हो, अचानक से क्या है, मान लो ब्रेकर आता है तो आप क्या देखते हो, या कोई भी अचानक से कोई भी व्हीकल आपके सामने आ गया तो आप देखते हो कि आपकी जो ठीक है बाइक एकदम रोकते हो तो आपकी जो बॉडी है वो आगे तरफ क्या है, फॉल हो जाती है, गिर जाती है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, आपका एनर्जी ऑफ मोशन का। वहीं पर डायरेक्शन की बात करो तो डायरेक्शन में जैसे अगर मान लो कोई भी आप कभी बस में बैठे हो, तो जब बस में बैठे होते हैं, अगर मान लो क्या है ड्राइवर ने एकदम, ठीक है, जो बस को अगर मोड़ा है उसने, तो जैसे वो एकदम मोड़ता है तो आप देखते हो कि आपकी बॉडी ऐसे गिर जाती है। आप जैसे सीधे जा रहे थे पहले, ठीक है, स्ट्रेट जा रहे थे, एकदम जैसे उसने मोड़ा, ठीक है, ड्राइवर ने, तो आप जैसे जो बस थी उसने आपने डायरेक्शन तो चेंज करी, बट आप क्या करते हो, अपनी डायरेक्शन को अभी चेंज नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आपके पास क्या है, एनर्जी है। वो कह रहा है कि मैं अगर इस डायरेक्शन स्ट्रेट में जा रहा हूँ तो स्ट्रेट में जाऊँगा, अभी मैं मुड़ूंगा नहीं। इसकी वजह से आपकी बॉडी क्या होती है, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे झुक जाती है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एनर्शिया। उसी को यहाँ पे लेते हुए, ठीक है, न्यूटन ने यहाँ पे क्या है फर्स्ट लॉ दिया, और उसने ये बोला कि अगर कोई भी चीज़ कैसी है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में तो मोशन में, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन में ही मूव करती, ठीक है, करती रहेगी अनटिल और अनलेस, ठीक है, जब तक क्या है आप उसमें कोई भी क्या है एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे। जैसे मान लो क्या है कोई भी चीज़ चल रही है, जैसे गाड़ी चल रही है, बाइक चल रही है, साइकिल, कोई साइकिल में जा रहा है, आप क्या है पीछे से जाते हो, उसमें क्या है अब वो जा रही है अच्छे से, अब मान लो क्या है ढलान में जा रही है,
अब उसको अगर नहीं रोकोगे तो वो सीधा क्या है, नीचे जाके वो गिर जाएगा। तो उसको रोकने के लिए क्या, पीछे से आप क्या जाते हो एक फोर्स लगाते हो। तो जो फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होगा, आपका एक्सटर्नल फोर्स होगा। और कैसा फोर्स लगाओगे, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस मतलब वहाँ पे कि टोटल फोर्स वहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप क्या है वहाँ पे उसको रोक ही नहीं पाओगे। तो वहाँ पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाओगे तो वो चीज़ क्या है, अपने आप क्या करेगी, अपनी जगह रेस्ट में तो मोशन में आ जाएगी, मोशन में तो रेस्ट में आ जाएगी, अगर एक डायरेक्शन में तो दूसरे डायरेक्शन में वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्या बोलता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मोशन और इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इट विल रिमेन ऑन, ठीक है, दिस ठीक है स्टेट अनटिल अनलेस वी विल नॉट अप्लाई एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, किसको दिखाता है, आपका इनर्शिया को भी दिखाता है। ठीक है, तो इनर्शिया के आप 3 टाइप याद रखिएगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया यहाँ पे कि कोई भी चीज़ रेस्ट में तो रेस्ट में, मोशन में, और डायरेक्शन में तो डायरेक्शन में, वो तब तक नहीं चेंज करेगी जब तक कि उसमें क्या है, कोई भी एक एक्सटर्नल, ठीक है, बाहरी आप असंतुलित बल उसमें नहीं लगाओगे। हमारे पास वो है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जब भी हम देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं तो उसके लिए पहले एक हमारे पास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमें यहाँ पे पढ़ना होता है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी हम यहाँ पे पहले पढ़ेंगे वो है आपका लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, समवेग। तो जैसे आपने क्या है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, मोशन में आपने पढ़ा था यहाँ पे एक मास, लेंथ और टाइम, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। और उसी के बाद हमने पढ़ा था स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी, और तीसरा पढ़ा था हमने वहाँ पे एक्सेलरेशन। उसी के बाद अगर कंटिन्यू करें तो यहाँ पे एक टॉपिक हमारे पास, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे संवेग। तो संवेग बेसिकली होता क्या है, संवेग को जनरली आप याद कैसे करोगे कि कोई भी चीज़, कोई मास है और वो मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब गति में है, तो उसके पास पक्का क्या होगा, क्या होगा, उसके पास संवेग होगा। तो कोई भी मूविंग चीज़ है उसके पास कितनी स्पीड है, ठीक है, उसी को दिखाने के लिए हमारे पास क्या है, एक टर्म होती है, उसे हम बोलते हैं संवेग। तो एक तरह से बोल सकते हो कि जो मास और क्या है वेलोसिटी का जो रिलेशन देता है साथ में, कैसे रिलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। क्या बोलते हैं उसको, रेखीय संवेग। इसकी फॉर्मूला की बात करें, इसके फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, इस मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी। मतलब जो मास है, मान लो कोई 5 किलोग्राम का कोई भी वस्तु है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, उसको क्या है, कितने स्पीड से मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रहा है। तो दोनों क्या कर दो, यहाँ पे इंटू कर दो। तो इंटू करने के बाद जो आएगा प्रोडक्ट यहाँ पे, वो क्या देगा, आपका लीनियर मोमेंटम का वैल्यू देगा। तो जब भी आपको लीनियर मोमेंटम निकालना तो हमेशा एक फॉर्मूला लगाओगे, P = m × v। P क्या है यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम, और m क्या है आपका मास, ठीक है, द्रव्यमान, हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, और v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, इसको बोलते हैं हम वेग। क्या बोलते हैं हिंदी में, वेग। तो P = mv। कैसे याद करोगे इसको, P = mv। अच्छा, ये भी क्या है तुम्हारा, मोमेंटम भी कैसा होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। मतलब यहाँ पे ये क्या साइन लेता है, हमेशा एरो लेता है। ठीक है, एरो का मतलब ये दिखाता है कि एक ऐसी क्वांटिटी है आपके पास, ये वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आपका फोर्स होता है ना, फोर्स वेक्टर है, तो इसके ऊपर भी क्या लगाओगे, हमेशा एरो। कहीं भी अगर आप फोर्स के ऊपर एरो दिखते हो, समझ जाना कि वो कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वहीं पे इसकी एसआई यूनिट की बात करो, एसआई यूनिट की, तो जब भी आपको मान लो कोई भी वेग दे दे, संवेग दे दे, तो आप वहाँ पे यूनिट क्या लगाओगे, तो याद रखना इसका जो यूनिट निकलता है वो किससे निकलेगा, इसके फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला से यूनिट कैसे निकालोगे आप, तो एम क्या है यहाँ पे, मास यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, तो यहाँ पे किलोग्राम रख दिया, इनटू में वी यहाँ पे स्पीड है, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो दोनों कंबाइन करने के बाद क्या बन गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो जो इसकी ऐसा यूनिट होगी वो कितनी होगी आपकी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या है, सेकंड लॉ को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या है, पहले इसको पढ़ना था। अब हम बात करते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, क्या बोलता है यहाँ पे, वो ये बोलता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर स्टेटस को चेंज करना है, रेस्ट से मोशन लाना है या मोशन से रेस्ट में लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, अगर उस पर आपने फोर्स लगाया है, किसी भी वस्तु पे फोर्स लगाया है आपने, तो वो कैसे वेरी करेगा, ठीक है, उसकी मतलब कैसे चेंज लाएगा। तो वो बोलता है कि जो फोर्स है वो अनबैलेंस फोर्स, वो क्या रहेगा, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम। तो जब भी आपको क्या बोले, सेकंड लॉ को डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करोगे, सेकंड लॉ डिफाइंस, ठीक है, स्टेट्स दैट द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स व्हिच इज अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो आपका तो जो चेंज करेगा वो कैसे चेंज करेगा, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो रेट मतलब होता है कि उसको आप किसके साथ रिलेट कर रहे हो, टाइम के साथ रिलेट कर रहे हो।
इसी को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एफ एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, ये प्रोपोर्शनल का साइन है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp अपॉन में dt। अच्छा यहाँ पे जो d वर्ड है, ये d वर्ड क्या दिखा रहा है आपको, जब भी आप कभी बुक में देखते हो तो आपको ये d वर्ड दिखता है, तो d मतलब यहाँ पे सिंपली क्या है आपका, चेंज दिखाता है। क्या दिखाता है, चेंज। तो चेंज क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में dt मतलब यहाँ पे चेंज इन टाइम। ठीक है, उसको आप ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। फिर जनरली क्या होता है, जब भी हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, जितने भी फॉर्मूले आप देखोगे तो ये जो यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन है ये हटता है यहाँ पे, और इसकी जगह एक क्या है, कांस्टेंट आता है। ठीक है, इस कांस्टेंट को हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, के, जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या आ गया dp अपॉन में dt। तो जनरली अगर मान लो, देखो होता क्या बेसिकली कि अगर मान लो कोई कार है, उसमें आपने फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया, तो उसमें क्या है, पूरा फोर्स जो आपने लगाया वो पूरा क्या होगा वहाँ पे, पूरा यहाँ पे मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। ठीक है, मोमेंटम चेंज नहीं होता, वो कहीं ना कहीं वो फोर्स क्या है आपका, एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, वहाँ पे लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका पूरा फोर्स है, ठीक है, मान लो आपने फोर्स लगाया और पूरा फोर्स क्या है, मोमेंटम में चेंज हो गया टाइम में, तो उस केस में हम यहाँ पे के का वैल्यू कितना यूज करते हैं, यहाँ पे 1। तो सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाता है, यहाँ पे dp अपॉन में dt। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, सेकंड लॉ का फॉर्मूला कि f इक्वल टू कितना होगा, dp अपॉन में dt। क्या देखते हैं यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे मेन फॉर्मूला पे डिराइव करेंगे हम। तो f इक्वल टू हमने पढ़ा यहाँ पे dp बाई dt, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को अगर एक्सपेंड करेंगे, देखो चेंज कैसे दिखाते हैं, कोई भी चेंज कैसे दिखाते हैं, हमेशा फाइनल में इनिशियल वैल्यू, ठीक है, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को कर देते हैं, माइनस करते हैं, तो हमेशा क्या हमें मिलता है वहाँ पे, चेंज। तो dp मतलब चेंज मोमेंटम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन में चेंज इन टाइम मतलब t2 माइनस t1। इसी को अगर एक्सपेंड करेंगे, p का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, p का फॉर्मूला पढ़ा था p इक्वल टू mv, ठीक है, p इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर हम v की बात करें तो स्पीड देखो आपकी दो प्रकार की होती है, एक इनिशियल स्पीड और एक फाइनल वेलोसिटी। तो जनरली देखो इस चैप्टर में क्या है, अगर आप स्पीड और वेलोसिटी की बात करो तो दोनों को हम यहाँ पे सेम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे फाइनल केस में फाइनल स्पीड लेंगे और इनिशियल केस में क्या लेंगे, यहाँ पे इनिशियल स्पीड लेंगे। ठीक है, प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पे अगर हम फाइनल मोमेंटम का फॉर्म लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे फाइनल मोमेंटम का वो बनेगा m इंटू वी। v मतलब यहाँ पे अंतिम वेग मतलब फाइनल वेलोसिटी लेना है, माइनस, ठीक है, इनिशियल की बात करें तो m इंटू यू, इनिशियल वेलोसिटी। तो mv माइनस mv अपॉन में चेंज इन टाइम। देखो टाइम को हमेशा क्या है, जैसे आप स्टार्ट करोगे तो हमेशा वो 0 से स्टार्ट होता है, तो जो फाइनल टाइम होगा तो चेंज इन टाइम हमेशा t ही देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है f इक्वल्स टू mv माइनस mv अपॉन में t। ठीक है, तो ये कि आपका दिखाएगा m मतलब मास है यहाँ पे, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब कि जो ये मोमेंटम चेंज ला रहा है। जैसे मान लो कोई भी अगर चीज़ है वो कितने स्पीड से मूव कर रही थी, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, उसको आपने 60 मीटर पर सेकंड स्पीड में लेके आ गए, तो आपने क्या देखा कि यहाँ से यहाँ तक की स्पीड लाने के लिए आप कुछ टाइम वहाँ पे कंज्यूम करोगे। ठीक है, जैसे मान लो आप बाइक पे हो, स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है, और उसको स्पीड को कितने ला रहे हो, यहाँ पे 60 मीटर पर सेकंड में ला रहे हो, तो आप देखते हो थोड़ा सा एक्सीलेटर आप दबाते हो तो कुछ टाइम बाद क्या है आपकी स्पीड इतनी हो जाती है। तो आपने उसके लिए कितना टाइम लिया, मान लो आपने कितना लिया, 20 मिनट लिया। ठीक है, 20 मिनट लिया, या फिर आपने क्या है मान लो 2 मिनट्स लिए। तो इस केस में आपने क्या है, इस स्पीड को यहाँ से तक लाने के लिए आपने कितना टाइम लिया, 2 मिनट लिया। और किस चीज़ को लेके आया, जो भी आपकी बाइक है उसका जो मास है, ठीक है, मान लो जितना है, तो इस केस में मास यहाँ पे रख दोगे v, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू, और u क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, और अपॉन में जितना टाइम उसने यहाँ से यहाँ तक लिया है। अच्छा ये देख लेना एक बार, यहाँ पे जो टाइम है, टाइम की यूनिट क्या रखोगे, यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे SI यूनिट। ठीक है, अगर मिनट है तो उसको मिनट में चेंज करोगे, किसमें पहले, सेकंड में, किससे इंटू कर दोगे, 60 से इंटू कर दोगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, f इक्वल टू mv माइनस mv अपॉन में t। ठीक है, वहीं पे इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, f इक्वल टू, ठीक है, अगर यहाँ पे m कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो क्या बनेगा, mv माइनस u अपॉन में t, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे मिलता है वो किसका, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो, यहाँ पे a, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है f इक्वल्स टू ma। इसको ट्रिक इसको याद करने की ट्रिक होती है, और ट्रिक क्या है यहाँ पे, ठीक है, फादर इक्वल टू माँ। कैसे याद करते हैं इसको ट्रिक से, फादर इक्वल टू माँ। तो याद रखिए यहाँ पे जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स है वो किससे बराबर होगा, हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन के, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। ये फॉर्मूला आप तब देखो, आपके पास दो फॉर्मूला हैं फोर्स के, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, तो ये दोनों में से आपको फोर्स का फॉर्मूला कब लगाना है। ठीक है, तो याद रखना, जब आपको एक्सेलरेशन दे दे, सीधा डायरेक्ट एक्सेलरेशन और मास दे दे, तो आप हमेशा फोर्स का फॉर्मूला यही लगाओगे। अगर आपको वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं दे रखा, अगर स्पीड की टर्म में बात करी है, तो स्पीड की टर्म में जब भी बात करें तो आपको फॉर्मूला f इक्वल टू mv माइनस mv अपॉन में टीम लगाना है, मतलब ये वाला फॉर्मूला। तो इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, इसको न्यूटन का सेकंड लॉ का फॉर्मूला। ठीक है, इसको सिंपली हम बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला। ठीक है, f इक्वल टू ma। तो ये दो फॉर्मूले, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी आपके चैप्टर हैं, जितने भी, चाहे आप वहाँ पे पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ोगे, या फिर
कोई भी मैकेनिक्स का फॉर्मूला पढ़ोगे, ठीक है, जैसे अगला चैप्टर है तुम्हारा ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में वहाँ पे जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ोगे तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ोगे, तो जब भी फोर्स आएगा तो वहाँ पे क्या है आपका ये फॉर्मूला आपका वहाँ पे एक्ट करेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये चीज़, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे इसकी यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट की, तो ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, वो होती है आपकी न्यूटन, जो मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है, एन होगी, और एक यूनिट बताई थी आपको डाइन, क्या बताई थी आपको, डाइन। अच्छा, ये जो न्यूटन है डाइन, इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है, और कैसे चेंज करोगे रिलेशन को, देखो न्यूटन का मतलब क्या है कि मास को आप किस में रखोगे, किलोग्राम में, याद रखना। देखो एक बार कोई भी आप कैलकुलेशन करने जाओगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने जाओगे, तो याद रखना सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे कैसे लेनी है, आपकी ऐसा यूनिट में लेना है, ठीक है। तो मास को यूनिट रखोगे किलोग्राम में, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इसको किस में रखोगे, इसमें एसआई में, तो यहाँ पे न्यूटन लोगे। वहीं पे अगर इन चीज़ों को किस में रखोगे, सीजीएस में, सीजीएस मतलब मास किस में रखोगे, किलोग्राम में। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, चेंज करो तो कितने आगे, 1000 ग्राम। वहीं पे एक्सेलरेशन कैसे आपका, देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक मीटर को चेंज करने हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मीटर नहीं होता, ठीक है, सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितने होते हैं आपके, 100 सेंटीमीटर। इनटू में 1 सेकंड की बात करो तो सेकंड दोनों में सेम रहता है, ठीक है, चाहे सीजीएस हो चाहे ऐसा ही हो, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका ग्राम, और यहाँ पे क्या आ गया सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या आ गया पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर इसको रिप्लेस करोगे आप यहाँ पे, तो देखो इसका में कितना आ गया, 10 की पावर फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो, ठीक है, इसको एक 1 लाख भी बोल सकते हो, 10 की पावर 5, और यहाँ पे इसको सिंपली क्या लिखते हैं हम, शॉर्ट में डाइन। तो जब भी आपको अगर चेंज कन्वर्जन दिखाए तो याद रखना 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, यहाँ पे 10 की पावर 5 मतलब 1 लाख डाइन होते हैं, ये कन्वर्जन भी याद रखिएगा। बट जनरली जब भी क्वेश्चन आता है आपका भी 9th क्लास में, वो कैसे आएगा आपका, ऐसा यूनिट में आएगा। तो याद रखिए जब भी आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो मास को किलोग्राम में, ठीक है, वी को मीटर पर सेकंड में, यू को भी मीटर पर सेकंड में, अगर किलोमीटर पर आवर है तो उसको चेंज कर दो। कैसे चेंज करते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा उसको 5/18 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी वैल्यू है यहाँ पे, एक है तो एक है, यहाँ पे 60 है तो क्या कर दोगे, 60 से यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई, और जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, सॉल्व करने के बाद मीटर पर सेकंड में आएगी। तो यूनिट हमेशा याद रखना, यू का और वी का यूनिट क्या लोगे, मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में है तो पहले उसको चेंज करोगे, या चेंज कैसे करते हैं, 5/18 से वो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉल्व कर लेना, ठीक है। वहीं पे अगर आपको जो टाइम है, टाइम को हमेशा याद रखना, वो इसकी यूनिट क्या रखोगे, सेकंड, क्या रखते हैं यहाँ पे, सेकंड। अगर आपको मिनट और आवर में दे रखा है तो पहले उसको सेकंड में चेंज करोगे, और जब जाके यहाँ पे क्या है, एक आपकी ऐसा यूनिट आएगी, और वो क्या आएगी आपकी न्यूटन, तभी वहाँ पे आप शॉर्ट में सीधा आपकी न्यूटन ले सकते हो। अगर आपने मान लो कोई यूनिट यूज करी है तो वहाँ पे न्यूटन मत लिखना, वहाँ पे अलग ही यूनिट आपकी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट लॉ हमारे पास वो है न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। ये क्या बोलता है, इसको हम क्या है, रिएक्शन का लॉ भी बोलते हैं। तो रिएक्शन मतलब देखो जनरली क्या है, कहीं भी कोई भी चीज़ है अगर आपस में टच हो रही है, उनके बीच में फोर्स लग रहा है, तो याद रखना वहाँ पे हमेशा थर्ड लॉ आपका लगता ही लगता है। जैसे आप क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जाम्पल, और इसमें क्या है, हमारे पास एक फुटबॉल है। फुटबॉल को अगर किसी हाइट से हम गिराते हैं तो हम देखते हैं कि फुटबॉल जैसे ज़मीन से टकराती है तो वो वापस बाउंस बैक करती है, मतलब एक हाइट अटेंड करके वो वापस ऊपर जाती है। तो ये बेसिकली जो ये रीजन है, ठीक है, बाउंसिंग ऑफ अ फुटबॉल, ये कौन एक्सप्लेन करता है, आपका न्यूटन का थर्ड लॉ, कि जिसमें बोलता है कि अगर आप फुटबॉल ने ज़मीन पे अगर मान लो फोर्स लगाया है तो ज़मीन भी क्या करेगी, उस पर उतना ही फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फुटबॉल में एक मोमेंटम बनता है, और मोमेंटम बनने की वजह से वो क्या करती है, वहाँ पे क्या करती है, ऊपर की तरफ बाउंस बैक करती है। तो इसको हम बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। तो आप देख सकते हो जितनी हाइट से आप गिराओगे उतना ही क्या है, वो वापस से क्या करती है, हाइट अटेंड करती है। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स की बात करें तो कितने फोर्स हैं यहाँ पे, एक है एक्शन फोर्स, जो कि फुटबॉल क्या है आपका ग्राउंड, ठीक है, ज़मीन पे लगाती है। वहीं पे जो ज़मीन है वो क्या करती है, रिएक्शन लगाएगी न्यूटन की थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो उस केस में वहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से जो आपका फुटबॉल है वो ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, यहाँ पे बाउंस हो जाता है। तो ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। तो न्यूटन के थर्ड लॉ क्या बोलता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये चीज़ जो कैरम में स्ट्राइकर और गोटियाँ होती हैं, तो इसमें भी क्या होता है, आपका न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, देख सकते हैं। मान लो आप जा रहे हो, ठीक है, कहीं रास्ते में जा रहे हो, और अगर आप जा रहे हो और चल रहे हो तो किसकी वजह से चल रहे हो, आपके न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से चल रहे हो। अगर यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ लगना बंद हो गया तो मान लो आप वहाँ पे चल भी नहीं पाओगे। कैसे, कि जैसे मान लो आप रास्ते में चल रहे हो, वहाँ पे मैंने क्या है, तेल बिछा दिया, तो तेल बिछाने से क्या हुआ, वहाँ फ्रिक्शन कम हो गया। तो फ्रिक्शन कम होने की वजह से वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे कम हो गया है। तो फोर्स ने वहाँ पे कम हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है, आप वहाँ पे नहीं चल पाते हो और स्लिप करके गिर जाते हो। तो जनरली क्या है, जितनी भी आपके कॉलिजन्स है, कॉलिजन यहाँ पे जनरली हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, कॉलिजन। तो कॉलिजन मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर मान लो आपस में टकरा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिजन।
जैसे आप क्या है, कोई भी बॉलर है बॉलिंग करता है तो बैट्समैन क्या करता है, उसको बैट से क्या करता है, उसको ठीक है हिट करके दूसरी डायरेक्शन में भेज देता है। तो वहाँ पे बेसिकली क्या है, वहाँ पे भी क्या है आपका, क्या कौन सा काम करता है यहाँ पे, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर मान लो किसी चीज़ में आपने फोर्स लगाया है, वैसे मान लो मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि जो बोर्ड है, ठीक है, वो भी मेरे पे क्या करेगा, सेम फोर्स यहाँ पे लगाएगा। जैसे मैं अगर मान लो उस पर थप्पड़ मारूंगा, ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि थप्पड़ जब भी आप मारते हो दीवार पे तो आपको भी चोट लगती है। ऐसा क्यों होता है कि जितना फोर्स आपने क्या दीवार पे लगाया है उतना ही दीवार क्या करेगी, आप पे भी क्या है रिएक्शन दिखाएगी, ठीक है, फोर्स लगाएगी। तो इसको देखो डिफाइन कैसे करेंगे, फॉर एवरी एक्शन, कोई भी आप एक्शन करो उसमें हमेशा क्या होगा, एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगी, ठीक है। इक्वल मतलब कि अगर आपने किसी चीज़ पे, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है, इसने इस पे लगाया, मान लो लगाया 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना लगाया, एफ ए ने लगाया यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स इस पे लगाया बी पे, तो बी भी क्या करेगा, सेम यहाँ पे ए पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा एफ बी, और कितना लगाएगा यहाँ पे 50 न्यूटन का लगाएगा। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है। बट एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन है, वो है माइनस साइन। माइनस साइन मतलब क्या दिखाता है कि अगर ए ने बी पे कैसे लगाया, इस तरफ फोर्स लगाया, तो बी को भी इस तरफ लगाना चाहिए ना। बट न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि अगर ए इस पे फोर्स ऐसे लगा रहा है तो बी कैसे देखो लगा रहा है, यहाँ पे इस पे लगाएगा ना, देखो और किसी पे तो लगाएगा नहीं। ए ने अगर बी पे लगाया तो बी भी इसी पे लगाएगा। तो ए का डायरेक्शन कैसा था, इस तरफ, बी का डायरेक्शन कैसे होगा, इसकी जस्ट अपोजिट। तो अभी मैंने बताया कि जब भी आप वेक्टर की बात कर रहे हो तो जब भी वहाँ पर डायरेक्शन कैसे होंगी, अपोजिट डायरेक्शन होंगी, तो हमेशा वहाँ पे साइन क्या यूज करोगे आप, माइनस साइन। तो अगर इसको आप प्लस ले रहे हो तो उसको क्या है, दूसरे वाले क्या लोगे यहाँ पे, माइनस लोगे। तो इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला की फॉर्म में दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे यहाँ पे कि एफ ए बी, ठीक है, तो एफ ए बी मतलब वेक्टर साइन क्या दिखा रहा है, एरो क्या दिखा रहा है, वेक्टर साइन। तो एफ ए बी का मतलब यहाँ पे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ए पे जो फोर्स है वो बी की वजह से कितना है, यहाँ पे ए बी है, इक्वल होगा हमेशा क्या है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है, बी पे ए की वजह से कितना फोर्स है वो हमेशा क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, बट दोनों कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। माइनस मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपका, माइनस साइन क्या दिखा रहा है आपका, डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब समझ गए कि अगर ये इधर जा रहा है तो वो कैसे लगाएगा, उल्टा, ठीक है। इसके देखो डेली लाइफ में एग्जांपल, जैसे यहाँ पे जनरली हम बात करते हैं और जो न्यूमेरिकल पूछता है वो हमेशा इसी से पूछता है। एक है यहाँ पे रिकॉइल ऑफ अ गन। रिकॉइल ऑफ अ गन मतलब कि जब भी हम बंदूक को फायर करते हैं, जैसे आपका इंसास हो गया या बड़ी बड़ी जो राइफल्स हैं, जब भी उनको हम क्या शूट करते हैं तो शूट करने में क्या होता है कि जैसे हम उसको ट्रिगर दबाते हैं तो जैसे बुलेट आगे जाती है, तो जैसे ही गन बुलेट पे फोर्स लगाती है तो जो आपकी वो है बुलेट है वो भी क्या है, सेम फोर्स आपका कहाँ पे लगाती है, गन पे लगाती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या होता है, चोट लग जाती है कंधे में, ठीक है, जैसे हम करते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ अ गन। तो गन का पीछे की तरफ धक्का देना, ठीक है, फोर्स लगाना उस पर, उसी को बोलते हैं रिकॉइल ऑफ अ गन। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोपल्सन ऑफ अ रॉकेट। रॉकेट क्या होता है कि जैसे मान लो आप देखते हो कि जैसे अभी चंद्रयान 3 है वो लॉन्च हुआ था, आपने सबने देखा है। तो जैसे वो लॉन्च होता है तो होता क्या, बेसिकली इनिशियल स्टेज में काउंटिंग होती है 10 तक, फिर इसके बाद गैस का एक बहुत सारा क्या है, गैस का धुआं निकलता है, धुआं से निकलता है। तो वो जो गैस होता है वो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे, तो जो धुआं है बेटा वो क्या करता है यहाँ पे, जो आपका जमीन है, ठीक है, जमीन में क्या है वो प्रेशर लगाता है, ठीक है, फोर्स लगाता है यहाँ पे धुआं। तो जैसे ही वो धुआं जो गैस है, ठीक है, गैस वहां से निकल रहा है तो वो जितना फोर्स यहाँ पे कहाँ पे लगाएगा, जमीन पे लगाता है। तो सेम वहाँ पे क्या है, जमीन भी क्या करती है उस पर उल्टा फोर्स वहाँ पे ऊपर की तरफ लगाती है, जिसकी वजह से वो इतना हैवी रॉकेट क्या है ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपल्सन ऑफ अ रॉकेट, ठीक है, मोशन ऑफ अ रॉकेट अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, ड्यू टू एक्शन ऑफ गैसेस। जो एक्शन ऑफ गैसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपल्सन ऑफ अ रॉकेट, ठीक है। तो ये दो कॉमन एग्जांपल है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूछता है कि पूछ लेता है कि प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे सेकंड थर्ड लॉ की बात करो तो इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी, ठीक है, लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बेसिकली यहाँ पे थर्ड लॉ का मतलब ये भी है कि जितना फोर्स आप इस पे लगाओगे तो फोर्स सेम आपका यहाँ लगाएगा, मतलब वो क्या है, मोमेंटम को हमेशा क्या करना चाहेगा, वो कंजर्व रखना चाहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संवेग के संरक्षण का नियम। कि इससे मतलब ये होता है कि जहाँ भी अगर कोई भी आप मोमेंटम क्रिएट होता है तो हमेशा वो मोमेंटम क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, बट वो कभी भी खत्म नहीं होता, ठीक है। तो इसका डिफाइन कैसे करते हैं यहाँ पे, इट स्टेट दैट द मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक है, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, कभी भी ये खत्म नहीं होता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए सबसे बड़े एग्जाम्पल है, जिसमें हमारे पास क्या है, बहुत सारी बॉल्स होती हैं, यहाँ पे आपकी 5 बॉल्स हैं जो कि लटक रही हैं। इनमें जैसे क्या है, एक बॉल को हम एक साइड से क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, कुछ मोमेंटम मतलब देते हैं उसमें, तो जैसे उसको रिलीज करते हैं तो वहाँ पे दूसरी साइड
जो लास्ट बॉल है वो क्या है, सेम मोमेंटम से क्या होती है, डिस्प्लेस हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि अगर किसी भी कोलिजन में या प्रोसेस में आपने कुछ मोमेंटम दिया है तो वहाँ पे हमेशा क्या है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अगर एक बॉल किया है तो वहाँ से एक बॉल डिस्प्लेस होती है, अगर आपने दो बॉल डिस्प्लेस करी हैं तो सेम वहाँ पे जितना मोमेंटम दो बॉल का था वहाँ पे भी आपका दो बॉल का मोमेंटम डिस्प्लेस हुआ। अब यहाँ पे जैसे 4 बॉल का लिया था तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका 4 बॉल्स का मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व हो गया। तो इसे बोलते हैं ठीक है। यहाँ पे मैं फिजिक्स की ब्रांच में आया हुआ था, तो यहाँ पे एक मेरे को क्या है, फिजिक्स का एक प्रैक्टिकल है जो कि मैं अपने बच्चों को थोड़ा बताना चाहूँगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसमें क्या होता है कि अगर आप कहीं भी एक मोमेंटम क्रिएट करते हैं तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। अगर एक बॉडी से वो दूसरी बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सेटअप है, यहाँ पे आपकी क्या है, टोटल 6 बॉल्स हैं। 6 बॉल्स हैं। 6 बॉल्स में क्या करूँगा, मैं एक बॉल को यहाँ से ऐसे उठाऊँगा, थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करूँगा और डिस्प्लेस करने के बाद मैं इसको यहाँ से थोड़ी सी हाइट से इसको रिलीज़ करूँगा। जितना मैंने यहाँ पे मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट किया है उतना ही आप देखेंगे कि जो इसके लास्ट वाली जो बॉल है यहाँ पे वो उतने ही क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट से क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो ये क्या दिखाता है कि जितना आपने यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट किया है वो सेम मोमेंटम यहाँ पे इसमें क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाएगा और ये बॉल यहाँ से ऐसे मूव कर जाएगी। तो आप देख सकते हैं, एक बार थोड़ा जूम कर लें, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको ऐसे यहाँ डिस्प्लेस कर रखा है, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो देखना यहाँ पे वाली बॉल है वो सेम डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, यहाँ पे डिस्प्लेस हो गई थी। तो ये चीज़ दिखाता है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। तो जैसे आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, ये मैंने ऐसे डिस्प्लेस किया, छोड़ूंगा इसको तो सेम बॉल यहाँ से क्या हुई, आपकी डिस्प्लेस हो गई। तो ये आपका जो एक्टिविटी है ये शो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। खत्म। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये इसका डेरिवेशन है, ठीक है। डेराइव कैसे करते हैं इसको, कि जो आपका इनिशियल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और जो आपका फाइनल मोमेंटम है आफ्टर द कोलिजन, दोनों कैसे सेम रहेगा उसको आपको यहाँ पे डेरिवेटिव फॉर्म में आपको दिखाना है, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में। तो डेराइव करने के लिए क्या है, हमें एक सिचुएशन ले रहे हैं। इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक सिचुएशन ले रहे हैं जिसमें एक ए बॉल है जो कि छोटी है और दूसरी बॉल यहाँ पे बी जो कि बड़ी साइज में। तो इसका जो ए है, ठीक है, देखो ये दोनों क्या है, आपस में आ रही हैं। तो जब ये मूव कर रही हैं, ठीक है, तो उनके पास कुछ स्पीड थी। अब जैसे ये धीरे धीरे मूव करके एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कि जो उनके पास स्पीड होगी, तो जो इनिशियल स्पीड होती है, सबसे पहले स्पीड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल स्पीड। इसको दिखाएंगे हम, ठीक है। ए की अगर स्पीड की बात करें तो u1 से डिनोट करेंगे और वहीं पे जो दूसरी बॉडी है m2 है उसको डिनोट करेंगे यहाँ पे u2 से। तो जैसे ये क्या होंगे, यहाँ पे देखो आप देख पा रहे हो कि जैसे ये पास आएंगी और कोलाइड करने के बाद, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, कोलिजन। कोलिजन करने के बाद ये क्या हो गई, देखो यहाँ पे दूर दूर चली गई। तो जो दूर होने के बाद जो इनकी सिचुएशन होगी उसको हम बोलेंगे फाइनल कोलिजन, मतलब कोलिजन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इस केस में जब भी हम बात करेंगे तो इन केस में जो स्पीड होगी वो कौन सी होगी, आपकी इनकी फाइनल स्पीड होगी। तो अगर m1 की बात करें तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे v1 फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और b की बात करो तो यहाँ पे v2। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों की फाइनल स्पीड जो कि है आफ्टर कोलिजन। तो मास m1 m2 और स्पीड v1 और v2। तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब दोनों ऑब्जेक्ट आए थे तो दोनों क्या है, पहले तो वहाँ पे आराम से आ रहे थे u1 u2 से, कोलिजन के बाद इनकी स्पीड क्या हो गई, v1 और v2 हो गई। तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोलिजन। और कोलिजन के दौरान होता क्या है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, न्यूटन का। सिचुएशन में यहाँ पे क्या है, दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक ए है, एक मान लो दूसरा बी है। सो दूसरा ए है 1 है और दूसरा 2 है। इसकी जो कोलिजन, देखो कोलिजन मतलब जब टकरा रहे हैं, तो टकराने से पहले की सिचुएशन है ये, जब टकरा रहे हैं दोनों और ये टकराने की बात की है। तो जब टकराने से पहले की जो उनकी स्पीड है, ठीक है, वो कैसी कहलाएगी, आपकी इनिशियल स्पीड, ठीक है, प्रारंभिक वेग। तो इसका पहले वाले का मान लो u1, इसका मान लो u2, इनका मास क्या मान लेंगे, m1 और इसका मास मानोगे m2। अब जब ड्यूरिंग कोलिजन होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे F12 F21। और जब कोलिजन मतलब टकराने के बाद जब वो अलग होंगे तो उनके पास क्या है, अलग अलग स्पीड होगी। मान लो 1 के पास यहाँ पे स्पीड, फाइनल स्पीड क्या है, यहाँ पे v1 है, और उसके पास फाइनल स्पीड मतलब अंतिम वेग कितना है, यहाँ पे v2 है। मास अभी वही रहेगा यहाँ पे m1 और m2। तो ये आपकी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करनी है। अब इसको आपको क्या है, न्यूटन के लॉज के फॉर्म में लिखो यहाँ पे। तो न्यूटन का सबसे पहले कौन सा लॉ लगाओगे, यहाँ पे पहले फोर्स निकालो कि ये फोर्स लगा कर कितना रहे एक दूसरे पे। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओगे जो कि क्या बोलता था यहाँ पे F = mv - u अपॉन में t। तो यहाँ पे हम पहले निकाल रहे हैं यहाँ पे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, कि जो दूसरा है वो 1 पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था फोर्स का, उसमें सब जगह यहाँ पे 1 1 रख दो आप।
टाइम दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो टाइम आपको टी रखना है, बाकी यहाँ पे m1 रख दो, v1 रख दो और u1 रख दो, तो ये निकल जाएगा आपका फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। वहीं पे आप F21 निकालोगे तो F21 के लिए क्या करोगे, यहाँ पे m2 ब्रैकेट v2 माइनस u2 अपॉन में t, ठीक है। तो यहाँ पे जो m2 है वो आपका सारी चीज़ क्या है, आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए हो गया। अब यहाँ पे क्या लगाना है आपको, न्यूटन का थर्ड लॉ, वो क्या बोलता है कि जो दोनों फोर्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट कैसे होंगे, आपके अपोजिट। तो दोनों जो दो फोर्स आपने यहाँ पे निकाले उनको यहाँ पे आप पुट कर दो, रखने के बाद यहाँ पे साइन जरूर याद रखना, यहाँ पे साइन कैसा है, माइनस है। अब यहाँ पे देखो दोनों साइड क्या है, टी है नीचे, तो दोनों क्या हो जाता है यहाँ पे कैंसिल आउट। अब ये जो m है इसको क्या करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1, ठीक है, पहले v के साथ करोगे तो m1 v1 प्लस में क्या आएगा m, ठीक है, m1 u1। वहीं पे अगर इस साइड इक्वल की इस साइड देखोगे तो माइनस साइन भी है यहाँ पे, तो माइनस साइन क्या करता है, अंदर वाले का साइन चेंज कर देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस m2 v2, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा अंदर प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा m2 और u2। तो आपको करना क्या है, u वाले टर्म्स को एक साथ और v वाले टर्म्स को एक साथ। तो यहाँ पे करना क्या है, ये v नेगेटिव इसको इधर लेके आओ, तो m1 v1 जो पहले यहाँ पर है उसको यहीं रखो आप, ठीक है। वहीं पे आप इसको इधर लेके आओगे तो ये क्या साइन हो जाएगा यहाँ पे, प्लस m2 v2 इक्वल में, ठीक है। जो पहले यहाँ पे था उसको लिख लो, यहाँ पे ऐसे लिख लो, सॉरी यहाँ पे क्या साइन था आपका, यहाँ पे माइनस, ठीक है, माइनस करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो माइनस वाला इसको इधर लेके जाओगे, तो पहले ये क्या है यहाँ पे m1 u1 प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा m2 u2। तो ये फाइनली एक डेरिवेशन आपका निकल के आता है जो कि दिखाता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम जो कंजर्व है उसको दिखाता है। तो इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो v और v मतलब दिखा रहा है कि मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, टोटल मोमेंटम, ठीक है, p टोटल, ऐसे याद कर लो, p टोटल आफ्टर कोलिजन, मतलब कोलिजन के जो बाद वाला मोमेंटम है, और ये इक्वल है किसके, यहाँ पे देखो ये u मतलब दिखा रहा है आपका पूरा कंडीशन इनिशियल वाला, तो ये है आपका p टोटल, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन के में जो टोटल मोमेंटम है और जो बिफोर कोलिजन का मोमेंटम है वो देखो, तो यहाँ पे क्या है, दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब टकराने से पहले का जो मोमेंटम था टोटल इनका प्लस, और जो टकराने के बाद जो इनका टोटल मोमेंटम था इनका प्लस, वो दोनों क्या है यहाँ पे इक्वल आ रहा है। और ये चीज़ शो कर रहा है यहाँ पे कि जो मोमेंटम आफ्टर, ठीक है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या होता है, हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व मतलब कि इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू दी फाइनल मोमेंटम। यही चीज़ यहाँ पे शो करता है कि आपका ये कि मोमेंटम कभी भी ना खत्म हो सकता, ना वो क्या है क्रिएट हो सकता। जितना मोमेंटम आपने पहले लिया था कोलिजन से पहले, वो कोलिजन के बाद भी क्या है वही मोमेंटम वहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखो जनरली क्या है, आपका जो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, सॉल्व मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग आता है, वो इसी बेस पे आता है। या तो आपको देखो याद रखना है कि कोई भी कोलिजन दे देगा, जैसे मान लो पिस्टल और गन है, दोनों अगर कोलाइड कर रहे हैं तो वो भी एक तरह क्या है कोलिजन है, आप देख सकते हो। जैसे आप क्या है कैरम खेलते हो, कैरम बोर्ड में कैरम जो आपका जो स्ट्राइकर होता है, जैसे उसको क्या है आप पुश करते हो, तो पुश करने में क्या देखते हो कि जैसे आप पुश करते हो तो जो उसके सामने जो कॉइन होता है, ठीक है, कैरम कॉइन या गोटी होती है, वो वैसे मूव कर जाती है। जैसे आपने मान लो तेजी से मारा उसको, तो जो जैसे ही वो क्या है स्ट्राइकर है वो कैरम गोटी से क्या करे टकराएगा, तो वो तो रुक जाता है, ठीक है, कैरम जो स्ट्राइकर वो रुक जाएगा, बट जो गोटी है वो आगे क्या है एकदम तेजी से भागती है। तो वहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जो आपका कैरम, ठीक है, जो कॉइन है मतलब स्ट्राइकर है, वो जैसे ही गोटी से टकराया तो उसने क्या है, उसके पास मोमेंटम था, स्पीड मतलब मोमेंटम है, जैसे ही टकराएगा तो एक कोलिजन होगा, टकराने का मतलब कोलिजन होगा, और टकराने में क्या हुआ यहाँ पे इसने अपना मोमेंटम क्या कर देगा, इसको ट्रांसफर कर देगा, और ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा यहाँ पे जितना मोमेंटम इसके पास था उतना ही मोमेंटम ये क्या है ऑप्ट करके क्या करना है आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर देखो मोमेंटम कैसे वो कंजर्व कैसे करेगा मोमेंटम, तो P इक्वल टू क्या होता है m इंटू वी। तो दो तरीके से कर सकता है, एक होता है तरीका कि जब वो क्या करेगा मास, ठीक है, मास को बढ़ा ले या फिर स्पीड को बढ़ा ले, दो मतलब है। तो मास को तो बढ़ा नहीं सकता वो, क्योंकि सिंगल ऑब्जेक्ट है, अगर इसने फोर्स लगाया है तो इसका मास जो होगा मान लो 10 ग्राम है तो 10 ही ग्राम होगा, ये 100 ग्राम तो कर नहीं सकता यहाँ पे। तो वो क्या करना चाहेगा हमेशा, यहाँ पे मास कांस्टेंट है तो वो हमेशा क्या करेगा स्पीड को बढ़ाएगा। तो अभी आप देखते हो कि जैसे मान लो एक बैट्समैन है, जैसे एक बॉलर मान लो बॉल फेंकता है, वो धीरे से मान लो स्पिन कर रहा है, तो बॉल की जो स्पीड है वो धीरे है, बट जब बैट्समैन क्या है उसको तेजी से फेंकता है तो उसमें क्या होता है जो मोमेंटम है वो क्या होता है एकदम चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके इसमें फोर्स भी लगाता है, वो एक्सटर्नल फोर्स भी लगता है। बट वहाँ पे समझ गया यहाँ पे कि जब भी आप किसी में क्या है अगर मान लो चेंज इन मोमेंटम लाओगे, ठीक है, ड्यू टू अ फोर्स, तो उस केस में आप क्या करोगे यहाँ पे, तो उस केस में मास जनरली क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो आपको वहाँ पे स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका मोमेंटम क्या होगा कंजर्व हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ पे। या सिंपल एग्जांपल ले लो कि जैसे आपने छोटे में देखा होगा कि आप साइकिल चला रहे हो और कोई पीछे से आके आपको धक्का देता है, तो आप क्या देखते हो कि आपका जो उसने जो मोमेंटम आप में दिया है, ठीक है, जब फोर्स अप्लाई किया तो मोमेंटम में चेंज आएगा।
तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो साइकिल है, साइकिल का मास तो नहीं बढ़ जाता कि उसका वेट बढ़ जाता हो, नहीं, तो आपकी जो स्पीड एकदम तेज़ी से भागती है, क्योंकि उसे मोमेंटम को, ठीक है, क्या करना है वहाँ पे कंजर्व करना है, मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ को वहाँ पे फॉलो करना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, साथ में देखो एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। तो डेमोन्स्ट्रेट मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पास एक सेटअप है, ठीक है, सेटअप है, यहाँ पे देख सकते हो टोटल 5 बॉल्स है। तो 5 बॉल्स में अगर मैं देखो यहाँ पे अगर एक बॉल्स को यहाँ पे हटाता हूँ, ठीक है, एक बॉल्स को हटाऊंगा, तो जैसे इसको थोड़ा डिस्प्लेस करूंगा, तो डिस्प्लेस करने के बाद जैसे छोड़ूंगा, तो डिस्प्लेस मतलब इसको थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ऊपर ले जाने का मतलब इसमें मैं मोमेंटम थोड़ा क्रिएट कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा एनर्जी का कंसेप्ट भी लगता है यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बट अभी मोमेंटम से थोड़ा समझते हैं यहाँ पे कि जैसे मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके गया, तो देखो यहाँ पे मैंने मोमेंटम क्रिएट किया। अब जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, तो आप देखोगे दूसरी साइड का जो वहाँ पे क्या है बॉल है, दूसरी साइड का बॉल है, वो उतने ही क्या है हाइट से, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे क्या है मोमेंटम क्रिएट किया, जैसे मैंने मोमेंटम ट्रांसफर किया, तो उसके जो दूसरे वाला ऑब्जेक्ट है वो क्या है, उसमें मोमेंटम उतना ही क्रिएट हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 2 बॉल लूँ, तो जब 2 बॉल को मैं डिस्प्लेस करूंगा, तो जब मैं उनको छोड़ूंगा, जब वो वापस आएंगी, तो वो देखो दूसरी साइड से आप देख सकते हो कि 2 बॉल क्या हो रही है वहाँ पे ऊपर जा रही हैं। तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि जितना मोमेंटम आपने, ठीक है, पहले दिया है, तो वो सेम मोमेंटम क्या है आपका दूसरी बॉडी में भी उतना ही ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे, यहाँ 2 बॉल क्यों हो रही है, 1 बॉल क्यों नहीं हो रही, तो यहाँ पे सिंपल थोड़ा सा मास का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे क्या है, उसके पास मास है, तो वहाँ पे अगर 2 मास का मतलब वहाँ कंसेप्ट था, तो वो क्या रहेगा, स्पीड तो थोड़ा सा कांस्टेंट रखना चाहिए, ठीक है। इस केस में स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट ही चेंज होगा। तो वो क्या रहेगा, वहाँ पे मास को चेंज करने की कोशिश करेगा, वो एक को नहीं, हमें दो ऑब्जेक्ट को लेके जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड को थोड़ा वहाँ पे मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे थोड़ा दिखा रहा है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा कैरम बोर्ड का भी, तो कैरम बोर्ड में जब बताया था मैंने अभी कि कैरम बोर्ड का जो स्ट्राइकर होता है, जैसे उसको आप पुश करते हो, तो वो जितने मोमेंटम से हो जाता है, तो सामने जितनी गोटी दिखती है उसको गोटी दिखेगी, तो उतने ही क्या है उसको उतने फोर्स उस पर डिलीवर करेगा न्यूटन के थर्ड लॉ से। और वो क्या करेगा, जो सेकंड गोटी है, ठीक है, कॉइन है, कैरम कॉइन, वो क्या करना चाहेगा, मोमेंटम को कंजर्व करना चाहेगा, इसलिए वो क्या है आगे तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये था यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम। इसका अगर आप क्या है न्यूमेरिकल फॉर्मूला बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। तो ये आपको देख लेना है, ये आपको कोलिजन मतलब टकराने से बाद की स्पीड है दोनों, ठीक है, और ये स्पीड जो आपको लेना है ये टकराने से पहले कंडीशन। एक बार थोड़ा सा इसको देखते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ गन में देखते हैं कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन, ठीक है, जो आपकी गन है जब आप शूट करते हो तो वो कितने, ठीक है, स्पीड से वो आपको धक्का देगी पीछे की तरफ, उसको हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन। तो यहाँ पे मैंने किस लिया, यहाँ पे मेरी थोड़ा ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, गन को ये मैंने गन लिया है, यहाँ पे ये बुलेट है, ठीक है, मान लो शूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कंडीशन आपकी होती है, देखो जब भी आप यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो आपको हमेशा 2 केस लेके चलना है। एक होता है जो बिफोर कोलिजन मतलब टकराने से पहले, और एक होता है आपका टकराने के बाद का, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम टकराने से पहले की बात करेंगे, तो जो जनरली आपका जो गन होता है वो कैसा होता है आपका रेस्ट में। तो इसका मास मान लो m1 का मास कितना है, यहाँ पे हमें m रखना है, और जो इसका स्पीड है u1 है वो कितना रखोगे आप, यहाँ पे कितना रखोगे, वो यहाँ पे रखोगे 0, क्योंकि वहाँ पे रेस्ट में देखो अभी वो रुका हुआ है ना गन, तो इसलिए इसकी स्पीड क्या रखोगे, 0 रखोगे। वहीं पे बुलेट की बात करो तो m1 कितना है आपका, स्मॉल m है, ठीक, m2 सॉरी, और यहाँ पे u2 कितना होगा, मतलब इसका इनिशियल स्पीड कितना होगा, ये भी 0 होता है। तो टकराने से पहले दोनों कैसे थे, रेस्ट में थे, तो इसलिए इनकी दोनों स्पीड क्या हो गई आपकी 0। वहीं पर टकराने की बात करो तो आप देखोगे जो बुलेट है वो क्या है आगे तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, और जो गन है वो क्या है पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। तो जो इसका स्पीड होगा इसका मान लो v, ठीक है, ये फाइनल स्पीड इसकी टकराने के बाद की स्पीड v मान लो, इसकी स्पीड क्या मान लो, स्मॉल v मान लो। तो इस केस में यहाँ पे m1 तो ठीक है सेम ही रहेगा, जो v1 होगा वो कितना हो जाएगा आपका v, और जो यहाँ पे v2 है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल v। तो यहाँ पे हमें क्या है, जब भी हमें न्यूमेरिकल देता है कोई भी कोलिजन का टकराने का, और बोलता है कि इसकी फाइनल स्पीड निकालो या फिर जो भी निकालो, तो उस केस में आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 केस लेके चलना है, एक बिफोर कोलिजन का, एक आफ्टर कोलिजन का। उनकी जो वैल्यूज होती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होती हैं, m1u1 प्लस में m2u2 इक्वल टू क्या होता है, m1v1 प्लस में क्या होगा, m2v2। तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी वैल्यू आप यहाँ पे पहले प्लेस कर लो। तो u1 u2 चाहिए, u1 u2 आपको कितना है, यहाँ पे दोनों रेस्ट में थे तो 0 हो गया, m1 m2 आपको दे ही रखा है यहाँ पे, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे आपको चाहिए v1 और v2 मतलब फाइनल स्पीड, तो यहाँ पे v1 कितना होगा, v लिया हमने, और यहाँ पे क्या है v2 क्या लिया है, स्मॉल v। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप अप्लाई कर दो, तो क्या होता है यहाँ पे m1u1 प्लस में m2u2 इक्वल टू क्या होगा, m1v1 प्लस में m2v2। अब यहाँ पे करना क्या, आपको सारी वैल्यू पुट कर दो, तो m1 इंटू m का वैल्यू कितना है आपका कैपिटल M,
इनटू में u1 का वैल्यू कितना है 0, प्लस में m2 कितना है आपका स्मॉल m, u2 का वैल्यू कितना है 0, इक्वल टू में m1 का वैल्यू कैपिटल M, ये कैपिटल V, प्लस में m2 का वैल्यू। अब यहाँ पे m2 का वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या है स्मॉल m है, ठीक है, स्मॉल m है, और यहाँ पे v2 का वैल्यू कितना है आपका v है। अब यहाँ पे देखो 0 इंटू m कितना देगा, देखो सारा वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू mv प्लस में स्मॉल m इंटू स्मॉल v। अब आपको निकालना है कि यहाँ पे रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द गन, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल V से नोट करते हैं, ये यहाँ पे स्पीड ऑफ द गन, यहाँ पे मतलब सिंपल ये v निकालना है। तो इसको निकालने के लिए पहले इसको इधर शिफ्ट करोगे, ये माइनस में, ठीक है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में mv। अब v निकालना है तो m को भी कहाँ लेके जाने का, इस नीचे, तो v का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा आपका, ये माइनस mv अपॉन में कैपिटल M। तो देख लीजिए यहाँ पे जब भी आपको क्या है कोई भी आपको न्यूमेरिकल दे दे, सबसे पहले आप यहाँ पे u1 u2 m1 m2 v1 v2, ठीक है, इनकी वैल्यू आप प्लेस करो यहाँ पे, पहले पता लगाओ क्या चीज़ है, फिर वहाँ पे क्या लगा दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और वहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वहाँ पे वो प्लेस कर दो, और फिर मैथमेटिकल, ठीक है, ऑपरेशन लगा के इसको, ठीक है, शिफ्ट करके वो वैल्यू आप फाइंड कर लो जो आपको अननोन है। तो यहाँ पे जो रिकॉल वेलोसिटी आप आती है, देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे v इक्वल टू माइनस मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट अपॉन में क्या आएगा मास ऑफ द गन। बट यहाँ पे जो माइनस साइन है ये क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपकी जो बुलेट है अगर इस तरफ जा रही है तो जो गन है वो क्या है दिखाएगी माइनस, मतलब उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए देखो यहाँ पे दिखाते हैं यहाँ पे वेक्टर में कि जो यहाँ पे साइन है वो बहुत मैटर करता है। वो माइनस साइन या प्लस साइन क्या दिखाता है कि आपकी डायरेक्शन कैसे रिलेटेड है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गन और बुलेट का जो आपका रिलेटिव मोशन थी वो कैसी थी, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब वी बुलेट अगर इधर जा रही है तो आपकी गन कैसे जा रही है, उल्टा जा रही है। तो अगर इसको आप प्लस में ले रहे हो, जनरली हम इस डायरेक्शन को क्या लेते हैं प्लस में, तो इसके अपोजिट क्या लोगे, इसको माइनस में लोगे। तो रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द गन क्या आ गई आपकी यहाँ पे, तो जो मास ऑफ बुलेट है वो हमेशा याद रखना किलोग्राम में रखना, ठीक है, ग्राम में कभी मत रखना। तो अगर ग्राम में दे रखा है तो पहले किलोग्राम में चेंज कर लो, जो भी दे रखा है, इनटू में स्पीड ऑफ द बुलेट जो कि बहुत ज़्यादा होती है 200 जो भी 300 ये रख दो, अपॉन मास ऑफ द गन जो भी 2 किलोग्राम है ऐसे रख दो, और साइन सॉल्व कर लो तो आपका क्या दे देगा वो कितनी स्पीड से वो बुलेट क्या गन क्या है पीछे धक्का मारेगी। तो ये था यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम का, ठीक है, पूरा कंसेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए, जिससे क्या है जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन टाइम से टाइम मिल जाए। थैंक यू।